बोल क्या लिखना है? हेलो फ्रेंड्स, हेलो क्या लिखना है? हेलो फ्रेंड्स हेलो। आज तुम्हारा प्रॉपर मैथ चालू होगा। चैप्टर का नाम लिखो सेट्स। 2-3 मिनट वेट करते हैं क्योंकि मैंने भी क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी, बाकी बच्चे भी आ जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। हर शब्द बेसिक मैथ्स वाले में लिख ले, कोई खास जरूरी नहीं है। अगर अलग से बनाना चाहे तो अलग से बना ले, लेकिन अगर तुम एनएन बैच का है तो भी तुम्हारा बेसिक मैथ्स बचा हुआ है, रवि सिंह सर जो करवा रहे हैं अभी, तो उसमें अभी तुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी लिखना है। तो वो गंद मत मचाना कि बीच में सेट्स चल रहा है, 2 पन्ने सेट्स है, फिर 2 पन्ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हैं, वो काम मत चलाना। अगर तू उस बैच का है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले हो चुके हैं तो अपना डायरेक्ट चालू कर दो। अच्छा, अब तो टाइम टेबल में भी वही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना मैनन वालों, अगर टाइम टेबल में कभी चेंज होकर आ भी जाए तो 11:45 पर ही है तुम्हारी मैथ्स की क्लास। शिखर 4 गुरुकुल के जो दोनों बैच हैं, शिखर गुरुकुल आईआईटी मेडिकल वाले तो है नहीं अब, और नॉन मेड मैनन, तुम सबकी क्लास 11:45 पर ही होगी। अच्छा, वो फिजिक्स की नोटबुक में लिखने को बोला है, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मैथ्स की क्लास शिखर मेडिकल की भी है। नहीं शायना, शिखर मेडिकल हो गया बस। तुम्हारी बायो की क्लास होगी ना आज, तो या तो इसी टाइम पर होगी, लिंक आ गया होगा, या शाम को होगी, जो भी होगा वो मुझे टाइम टेबल नहीं पता। या मैथ्स की क्लास नहीं अटेंड करनी है। अगर कोई मेडिकल का बच्चा अटेंड कर रहा है मैथ्स की क्लास, वो लीव कर दो भाई। बेसिक मैथ्स तुम्हारा पूरा हो गया जितना मैंने करवाना था। बाकी अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन, तुम उस बैच के हो जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, तो वो अब रविशंकर सर करवाएंगे तुम्हें। तो अब तुम्हें मेरी क्लास अटेंड नहीं करनी है। अपना बायो का लिंक चेक कर लो। और वैसे तो मैंने मेडिकल वालों में तो लिंक भेजा भी नहीं था। शाइना शिखर 4 में है तू? हाँ, तो वो फिर शिखर में उसमें नॉन मेड के भी बच्चे हैं, इसलिए मैंने लिंक भेजा हुआ है। हमारी बायो की आज पे। सर बेसिक मैथ एंड डिफरेंशिएशन अलग अलग नोटबुक में है। अब सर प्रॉपर मैथ्स की अलग प्रॉपर नोटबुक लगाएंगे। भाई जैसे कि मैंने कहा, तुम्हारी इच्छा, कैसे मर्जी लगा लो। एक जगह ढंग के नोट्स होनी चाहिए जहां पर तुम रेफर कर सको। मैथ्स के अब प्रॉपर चैप्टर चालू हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए कि बीच में 2 पन्ने इस चीज के लिख रहे हो, 2 पन्ने उस चीज के लिख रहे हो।
आदित्य बच्चे अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डाउट है तो वो रविशंकर सर क्लास लगाने, उनसे डाउट पूछ लिया करो, जो भी डाउट आ रहा है, जो भी कुछ है। अब अपना मैथ्स चलेगा, ऑब्वियसली मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डाउट नहीं लूंगा, या तुम जो तुम्हारी मैथ्स की डाउट क्लास चल रही है हफ्ते में 1-2 दिन, उसमें थोड़ा क्लियर कर लिया करो। तो पहले तो भाई चैप्टर आज नया स्टार्ट करें, अब फालतू के नहीं, मैं अक्षिता मैं नहीं करवाऊंगा इंटीग्रेशन, रविशंकर सर अभी बोला तो 2-2 लोग थोड़ा करवाएंगे, अब रविशंकर सर करवा रहे हैं तो वही करवाएंगे, मैं अपना सिलेबस चालू करूंगा। तो भाई पहले तो आज मैं 5-1 मिनट बात करूंगा, उसके बाद फिर अपने पढ़ना चालू करेंगे। प्रॉपर मैथ्स हमारा चालू हो रहा है, सेट्स चैप्टर जो पहला चैप्टर है, आसान चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। थोड़ा हो सकता है शुरू में थोड़ा तुम्हें टफ लगे, लेकिन आसान चैप्टर है। मतलब ये मेरी गारंटी है कि अगर ढंग से पढ़ोगे तो 2 हफ्ते के बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1.5-2 हफ्ते के बाद, तुम ये चाह रहे होगे कि पूरा का पूरा एग्जाम आईआईटी एडवांस का सेट्स में से आ जाए, हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे। बीच में शुरू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो वैसे तो मैं ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन आज फिर सुन लो दोबारा, अगर कोई एक आध नई बात भी मुंह से निकल जाए। क्योंकि पहले मेडिकल वाले भी बच्चे होते थे तब बातें अलग होती थी, वो बेसिक मैथ्स जो पढ़ाया था उसको अलग चीज तरीके से पढ़ाया था, ये अलग तरीके से। पहली बात तो अब जो हम पढ़ेंगे हर चीज लॉजिकली पढ़नी है, रटेंगे भी हम चीजें, ऐसा नहीं कि रटना नहीं, हमें याद नहीं करना। फॉर्मूले जो होंगे वो याद ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा तो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, इतना समय किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन जब तक तुम लॉजिकल चीजें नहीं सीखोगे तब तक क्या होगा, अगर जैसे मान लो मैंने करवाया x+7 = 9, अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया कि x+6 = 8, तब तो तुम सोल्व कर लोगे, वैल्यू चेंज करके आ गया। लेकिन उसी ने कंसेप्ट में थोड़ा सा घुमाकर कुछ अलग चीज पूछ ली, वहीं पर तुम फेल हो जाओगे, काम खत्म हो गया, वो हमसे सवाल होगा ही नहीं। तो हमें दिमाग चलाना सीखना है, हर चीज समझकर करनी है, लॉजिकली सीखनी है, और लॉजिकली करने के बाद उसको याद करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टे से काम चलेगा, ऐसा भी नहीं है कि बिना फॉर्मूले याद करे काम चल जाएगा, कि तुम सिर्फ समझ लो और काम चल गया, क्योंकि टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता डिराइव कर सकते। वो इसलिए कि क्योंकि होता ही है, जैसे आज मैं इनको पढ़ा रहा था, शिखर 1 2 3 में क्लास चल रही थी, अब उनको ये बताया, अब उनको ये चीज समझाई कि मिनिमम मैक्सिमम होता है, बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे महीना 1.5 महीने बाद। अब उनको ये मिनिमम मैक्सिमम वगैरह समझा रहा था कि कहां पर आता है, क्या आता है, कैसे आता है। अब उनको मैंने ये बोला, अब लॉजिकली ये बता दिया। अब इसमें यह है कि अगर उनके पास ये सवाल आ गया तो वो तो ये कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 2 कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, वो अटक जाओगी। तो चीजें लॉजिकली पढ़नी है जितना हो सके समझकर। दूसरी बात वही, चैट को स्पैम नहीं करोगे, एक डाउट एक बार पूछोगे, अगर मेरे से गलती से छूट जाए और मैं बोलूं कि हाँ भाई पीछे किसी का डाउट रह गया, मुझे नहीं दिखा, तब दोबारा डाउट भेजोगे। एक ही डाउट कॉपी पेस्ट करके दोबारा नहीं सेंड करोगे, 10-10 बार सेंड नहीं करोगे। तीसरी बात, पहले समझोगे फिर नोट करोगे, सफिशिएंट टाइम दूंगा नोट करने का। चौथी बात, कुछ बच्चे हमेशा मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं, और शिखर 1 2 3 में भी कुछ बच्चे हैं ऐसे, 1-2 बच्चे, 3 बच्चे, जब क्लास स्टार्ट होती है तब तो प्रेजेंट होते हैं, या तो क्लास में पहली बात आते लेट हैं कुछ बच्चे। भाई अगर वो काम करोगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पहले हाथ धो रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं करा करूंगा वो वाला काम। मैं ये नहीं कि तुम 10 मिनट लेट आ रहे हो तो मैं रिपीट करूंगा, 1 घंटे की क्लास है, समय बहुत कीमती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस वजह से रिपीट नहीं करूंगा। समझ में नहीं आया तो बात अलग है, तब रिपीट करना अलग चीज होती है, ठीक है। अगली बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के शुरू में तो आते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें थोड़ी मुश्किल होती जाती हैं वैसे वैसे वो क्लास लीव करना छोड़ देते हैं। मतलब क्लास स्टार्ट हुई, क्लास के शुरू में 100 बच्चे, एंड तक आते आते 95-94 बच्चे बचे। तो आखिरी के जो 15 मिनट हैं क्लास के, वही सबसे इंपॉर्टेंट मिनट है। तुम हमेशा नोटिस करोगे, नॉर्मली, हमेशा कोई रूल तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन नॉर्मली तुम नोटिस करोगे, अब जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्लास के शुरू में फिर भी आसान सवाल हो रहे होंगे, क्लास के एंड तक आते आते हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमेशा आसान चीज पहले पढ़ी जाती है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाया जाता है। तो लेवल जब बढ़ेगा तो एंड में जो 15 मिनट में हम मुश्किल सवाल करते हैं, सारा खेल उसी का है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझ में कम आ रहा होता है, मुश्किल चीज है, समझ में कम आएगा। वो ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने में कमी है, तुम्हारे पढ़ने में कमी है, वो दिक्कतें आएंगी, चीजें पहली बार में समझ में आ जाए ऐसा नहीं होगा, मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ। तो वो, लेकिन आखिरी के 15 मिनट वही जूझ कर हमें पढ़ना है, जितना समझ में आए उतना समझना है, फिर उसके बाद नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर भी दिक्कत आए तो डाउट पूछना है या लेक्चर दोबारा देखना है, लेकिन वही फाइट है नहीं, वही 15 मिनट होंगे जो तुम्हारी रैंक बनाएंगे। जो सवाल हमें आसानी से समझ में आ गए वो पड़ोसी को भी समझ में आ गए, वो
इंडिया के हर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम में कुछ स्पेशल नहीं है ना, स्पेशल हम में ये है कि जो चीज मुश्किल लगे उससे फाइट करके वो समझना है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में 4 नंबर तुम बना रहे हो, उसी सवाल में 4 नंबर तो पड़ोस वाला भी बना रहा है, तुम्हारा साथी भी बना रहा है। तो वो रिलेटिव काम नहीं हुआ। उस 4 नंबर से तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा। उस 4 नंबर से बस इतना है कि तुम उसके बराबर हो, उससे आगे नहीं निकले अभी। जो मुश्किल सवाल होंगे, जहां पर दुनिया हाथ छोड़ देती है, मतलब काम करना बंद कर देती है, वो सवाल है तुम्हारे काम के। वो तुम्हारा रिजल्ट बनाएंगे, तुम्हें आईआईटी पहुंचाएंगे। तो उन मुश्किल चीजों पर ध्यान देना, उनको छोड़कर भागना नहीं है उनसे। क्योंकि ऑफलाइन में तो तुम जा नहीं सकते, ऑनलाइन में हाँ किसी की नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ काम आ गया, बात अलग है, तब भी अवॉइड करो। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास लीव नहीं करनी। वो 45 मिनट का समझ में आ गया, वो 45 मिनट का किसी काम का नहीं है। वो इसलिए समझना जरूरी है ताकि आगे वाला समझ में आए। लेकिन आईआईटी जो सवाल पूछेगा वो मुश्किल चीजों में से ही पूछेगा। तो आसान समझकर हमें ये नहीं सोचना कि हमें चलो 4 सवाल सर ने करवाए, 3 समझ में आ गए, 1 नहीं आया तो क्या हो गया। ज्यादा चांस यही है कि वो जो नहीं समझ में आया वही आईआईटी में आएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और एक एक चीज लॉजिकली ढंग से पढ़ोगे, जो चीजें बोल रखी है, और खुद समझने की कोशिश करोगे चीजों को, वो नहीं कि रट्टे मार रहे हो। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी। और एक बात मैं और बोल रहा हूँ, फालतू का कोई डाउट नहीं पूछेगा। जैसे अब एक बच्चे ने बोल रखा है कि गुरुकुल मेनन आईआईटी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब होगा, भाई वो तुम्हारा चल रहा है, रवि सर करवा रहे हैं, वो चीजें नहीं पूछनी अपने को। सर टेस्ट में क्या आएगा, वो सारी चीजें बाद की हैं। क्योंकि यहाँ पर टीचर 15 मिनट 20 मिनट लगाकर एक टॉपिक खत्म करके बैठते हैं डाउट बताने के लिए, और उधर से डाउट आ रखे होते हैं, सर अगले टेस्ट में क्या आएगा, सर क्लास कितने बजे खत्म होगी, मन उठ जाता है पढ़ाने से, मैं पहले बता रहा हूँ। नुकसान उससे तुम्हारा ही है। सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड डाउट होंगे, ये कुछ नहीं कि कितने दिन चलेगा, सर ये टॉपिक कब चालू होगा, वो टॉपिक कब खत्म होगा। और किसी दिन मैं ज्यादा गुस्से में आ गया, मैं क्लास से रिमूव भी कर दूंगा। और रिमूव करने का ऑप्शन होता है अगर तुम्हें ना पता हो तो। नहीं हर्षवर्ध, एनसीईआरटी से नहीं करना, वो भी बता देता हूँ। रिजुल वो सेट्स का मॉड्यूल दिलवा देंगे, कुछ डीपीपी मिलेंगी, जैसे सेट्स में 2 डीपीपी हैं और एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल शायद अभी तुम्हें नहीं मिला, उसकी पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, उससे कर लेना। बाद में मॉड्यूल भी दिलवा देंगे, वो मैं बोल दूंगा नीचे। ठीक है, कुछ दिनों में शायद मिल जाएगा होपफुली। याद दिला देना एक बार मुझे। तो जो मैं होमवर्क दूंगा वो टाइम टू टाइम करोगे। ये नहीं करना कि अगर मैंने आज दिया और मैं बोल रहा हूँ मंडे को डिस्कस करेंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो तुम सोच रहे हो कि अगर मंडे को डिस्कस होगा तो मैं संडे को करूंगा। नहीं, वो टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन सवालों को तुम 2 बार 3 बार ट्राई कर सको। तो अगर आज डीपीपी दिए, भले ही मैं ये बोलूं कि मैं 3 दिन बाद डिस्कस करूंगा, उसको ट्राई आज करना है, आज भी करना है, जो नहीं हुए उनको फिर कल ट्राई करना है, नहीं हुए परसों ट्राई करना है, और फिर क्लास में बैठने। ओरिएंटेशन में बार बार बोला, सॉल्यूशन देखकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक बेसिक मैथ्स चल रहा था तब तक मैं उतना फिर भी वो नहीं कर रहा था। मैथ्स प्रॉपर चल रहा है भाई, मेरा सब्जेक्ट ढंग से चालू हो गया, तमीज से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और नहीं तो वही रहोगे कि मैथ्स काफी टफ चैप्टर है। ठीक है, प्रिंस बच्चे बच्चे इस बारे में एक बार ना कपिल जी से बात कर ले, ये एक बार जितेंद्र सर से बात कर ले, मैं भी बोल दूंगा, लेकिन एक बार तू भी बात करके देख ले। क्योंकि उससे क्या है, मैं तो वो एडिट करने वाला, वो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, उससे होगा कुछ नहीं। तो लिखो चलो सेट्स। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ, एक मिनट रुको बच्चों, a collection of well defined distinct objects is called a set। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और ये भी नहीं कि एनसीईआरटी से करना है नहीं करना, वो बाद में बता दूंगा मैं अपने आप।
तो हम बोलते कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब हमने कुछ चीजें इकट्ठी करके एक जगह रख दी, ठीक है, और वो कैसी चीजें हैं, वो वेल डिफाइंड है। मतलब वेल डिफाइंड होने का मतलब हमें पता है कि वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। इसके एग्जांपल बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो, एक बार डेफिनेशन समझ लो क्या क्या लिखा हुआ है। एक कलेक्शन है यानी एक जगह हमने कुछ चीजें इकट्ठी करके रख दी। अब वो चीजें हैं कैसी, वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। दूसरी बात, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसके तहत हमने सिलेक्ट किए। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में से मैं कुछ बच्चे सिलेक्ट करना चाहूं, तो ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम सिलेक्ट कर लिया कि अकड़ बकड़ बम्बे वो और उठा लिए 4 बच्चे, वो वाला काम नहीं। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया, या तो तुम्हारी हाइट के हिसाब से सिलेक्ट किया गया, या तुम्हारे वेट के हिसाब से, या तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से, किसी एक कारणवश तुम्हें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया गया, ठीक है, उसका मतलब है वेल डिफाइंड। तो उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। पहली बात तो ये है। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स लिखो, फिर एग्जांपल करेंगे। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, a set is represented by capital letters A, B, C and so on. नॉर्मली एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड इट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन। एक सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। एक बार जो भी डाउट आ रहे हैं वो अपने तक सीमित रखो, एग्जांपल करेंगे और ढंग से क्लियर होगा। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके हमने सेट बनाया है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। अगली कहानी लिखो। इफ एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए, वी राइट, ये चीज सिंबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद होगा, एप्सिलॉन। इसका मतलब मैंने बताया था बिलोंग्स टू, याद आ रहा होगा, बहुत बार लिख चुके हैं, जब इंटरवल्स पढ़ाया था तब याद उसके लिए। अगर कोई एलिमेंट सेट ए में आ रहा है, उसको बिलोंग कर रहे, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसी में अगला पॉइंट, इफ एन एलिमेंट बी डज नॉट बिलोंग टू, ये चीज साथ साथ लिखते चलो, जब समझा नहीं रहा, जब सिर्फ मैं लिख रहा हूं तब लिखते जरा करो, जब समझाना चालू करूं तो रुक जाए करो। अब हम कह रहे हैं कि मान लो बी नाम का एलिमेंट है, वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको लिखने का तरीका क्या है, बिलोंग्स टू का सिंबल बनाओ और उसको काट दो। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, और इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू, वही वाला काम है। अगर ये एप्सिलॉन लगा हुआ है, ई जैसा सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए नंबर जो है वो ए सेट में आ रहा है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं आ रहा, ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स, द एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास and enclosed by curly brackets। ठीक है, ये चीज। ये थ्योरी है अभी शुरुआत में, अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, the set of all the prime numbers less than 10. अब देखो क्या क्या बातें बोली। मैं एक सेट बनाना चाहता हूं, उस सेट का मैंने नाम क्या रखा, कैपिटल ए। कैपिटल ए उसका नाम रख दिया, ठीक है। अब मैं उस सेट में कौन से नंबर डालना चाह रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मैं एज्यूम करता हूं सबको पता होगा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। वो पढ़े ना बचपन में, प्राइम और कंपोजिट। जैसे 7 है, 7 सिर्फ और सिर्फ 1 और 7 से डिवाइड होता है, अपने आप से और 1 से। 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर हुआ। लेकिन 6 की बात करें, 6 जो है 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा, लेकिन वो 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो काम का नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो हमें प्राइम नंबर चाहिए। कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं? 1 प्राइम नंबर होता है, जल्दी से बताओ। ब्रेसेस नहीं है, ब्रैकेट्स है वो। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब जैसे मैंने मान लो ये वाली बात बोली कि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, 10th में जो 9th में पढ़ा था वो ना याद हो, तो जो चीज तुम्हें नई सुनने में मिले वो ब्रैकेट में मार्जिन में लिख लिया करो, ऊपर बाउंड्री होती है ना, वहां पर लिख लो। अगर तुम्हें कोई नई चीज पता लगे कि हाँ 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो 1 तो नहीं आएगा। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, 9 नहीं होता। 11 प्राइम नंबर होता है, लेकिन हमें चाहिए 10 से छोटे प्राइम नंबर, बस इतने ही आएंगे 10 से छोटे प्राइम नंबर। तो सभी नंबर्स को हमने किससे सेपरेट करे? आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा से अलग अलग कर दिया। और किससे एनक्लोज करेंगे? करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट का मतलब ये चीज, ये तरीका होता है किसी भी सेट को लिखने का। तो चेक करो, अ कलेक्शन है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हमने बता दिया कि मुझे कौन से नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया, मैंने प्राइम नंबर उठाए हैं जो कि 10 से छोटे हैं, तो वेल डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने एक नंबर को एक बार लिखा है, दोहराया नहीं है उस चीज को, ये बात हुई। इसको क्या बोल देंगे? सेट। सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर्स ए से, वो वाली बात होगी। अगर कोई नंबर सेट ए में आ रहा है तो हम सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू। मतलब मैं क्या लिखूंगा? 2 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 2 जो नंबर है वो सेट ए में आ रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। मान लो मैं बोल दूं 8 है, 8 जो है वो सेट ए में नहीं आ रहा, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, ये लगेगा। वो चीज यहां पर लिखी हुई है। करली ब्रैकेट वाली बात समझ में आ गई? करली ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाली कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिखो, इन अ सेट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ऑर्डर का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। इन अ सेट द ऑर्डर यानी अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मतलब सेट में एक घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कौन लिख रहे हो, बाद में किसको लिख रहे हो। अगर मान लो तुमने 3 को एंड में लिख दिया और 7 को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। अरेंजमेंट का कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, कौन पहले कौन बाद में, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सारे पॉइंट लिखो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो अब डाउट पूछो। नहीं हर्षवर्ध, 9 नहीं आएगा, 9 कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 नहीं आएगा उसमें। सतविंदर तूने 11 13 17 लिख दिया, वो 10 से बड़े नंबर है बच्चे। लास्ट पॉइंट रिपीट। लास्ट पॉइंट में हमने ये बोला है कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर हम 2 की जगह 3 लिख देते, 3 की जगह 2 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरेंजमेंट नहीं चाहिए अपने को, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, वो किस तरीके से आ रहे हैं, पहले कौन लिखा जा रहा है बाद में कौन, मुझे मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं हम। हाँ हरसिमरन, सिंपल ब्रैकेट गलत होगा। बच्चा देखो ये, अब ये डाउट, मैंने बोला हुआ है करली ब्रैकेट, अब करली ब्रैकेट बोला तो करली ब्रैकेट ही आएगा। अगर सिंपल ब्रैकेट यूज करते तो मैं लिख देता कि करली ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट।
लास्ट लाइन बता दी मैंने दोबारा। नहीं, ये इंटरवल नहीं है विथल, इंटरवल की अभी बात नहीं कर रहे बच्चे, उससे रिलेट मत कर। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि जो एलिमेंट्स लिखते हैं ना अपने, जैसे ये 2 3 5 7 जो नंबर इसमें आ रहे हैं उनको एलिमेंट्स बोला जाता है, उसका नाम रखा हुआ है। तो एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कोमा से। जैसे 2 और 3 के बीच में कोमा लगा दिया, 3 और 5 के बीच में कोमा लगा दिया, 5 और 7 के बीच में। और इसको बंद करने का तरीका क्या है? कर्ली ब्रैकेट। ये इसको लिखने का तरीका है। और बताओ अगर कोई डाउट है तो, और जल्दी से नोट करते रहो साथ साथ, नोट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने को। नहीं ठाकुर, कोई और टाइप की ब्रैकेट नहीं आ सकती, सिर्फ यही ब्रैकेट आएगी। सर स्मॉल, एक मिनट सर, स्मॉल लेटर्स का क्या यूज है? अगर सेट में नंबर्स हैं तो स्मॉल लेटर्स है। रचित वो अभी तो जैसे नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कलेक्शन तो तू किसी भी चीज का काम कर सकते हैं। नॉर्मली हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो नंबर्स काम आते हैं, इसलिए हम नंबर्स में ही काम करेंगे, वो तेरी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेट की डेफिनेशन है उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, लोगों के नाम भी आ सकते हैं, पहाड़ों के नाम आ सकते हैं, जानवरों के नाम आ सकते हैं, तो उसमें फिर वो लेटर्स वगैरह यूज हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन हम नॉर्मली नंबर्स ही यूज करेंगे। सर इस करली ब्रैकेट का भी कोई मतलब होता है, या जैसे करली ब्रैकेट का ये मतलब है सेट्स को रिप्रेजेंट करना। जो ओपन और क्लोज्ड ब्रैकेट होती हैं उनसे इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब है इसका बिल्कुल। अक्षिता डेफिनेशन में 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, अब खुद पढ़ लेना डेफिनेशन। कोई डाउट है तो वो बता, रिपीट का क्या। ये नहीं यार, एक चीज और, कुछ बच्चे ये करते हैं कि एक चीज सुन ली, थोड़ी भारी लग रही है, थोड़ी अजीब लग रही है क्योंकि पहली बार सुनी है, तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट करो। वो स्कूल वाला काम नहीं चलेगा भाई। जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछो, ये नहीं कि मैं एक एक चीज 4-4 5-5 बार दोहरा रहा हूँ। अभी टॉपिक चालू है तो बात अलग है, बाद में ये नहीं होता कभी भी। इस चीज की आदत बनाओ। नहीं, टू को ए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, टू को टू ही लिखेंगे। अखिल सर प्लीज सेट की डेफिनेशन रिपीट कर दो। क्यों भाई, जो नहीं समझ में आया वो पूछ। हाँ, सेट में नॉन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। द सिंबल आफ्टर, हाँ, ए मीन सच दैट, उस पे ध्यान मत दो, कोलन का कोई काम नहीं है। कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर। सेट का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी कुछ नंबर जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है प्राइम नंबर्स चाहिए 10 से छोटे चाहिए, तो हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये। और नंबर क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, अगर उनको इकट्ठा करके एक जगह रख दे, तो वो जो चीज बनी है, जो कलेक्शन बने, उसको हम सेट बोलते हैं। चलो नोट हो गया सबका? नहीं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो हम उसको एक बार ही काउंट करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। आज तो नहीं, कल बात कर पाएंगे। हो गया ना नोट सबका? ठीक है। अब मैं सवाल लिख रहा हूं, एक सवाल लिखूं। आइडेंटिफाई which of the following collections are sets। पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ all the students, all the tall students in a class। मैं कह रहा हूं, मान लो तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में जितने भी लंबे बच्चे हैं ना, टॉल स्टूडेंट्स हैं, उन सबका एक कलेक्शन बना दिया। तुम्हें बताना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा, अपना जवाब दो। मतलब ये सेट की डेफिनेशन को फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बस इतना लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मुझे आंसर तुम्हारे मिल गए, अब जवाब देना बंद करो।
बस हो गया, जिसने जवाब नहीं दिया बस रुको बस। अभी यार मैंने क्या बोला, अब तुम वही चीजें फिर उतर आते हो। अब ये सेट नहीं है, कारण समझो इस चीज का। सेट के लिए ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है, वेल डिफाइंड वाली। सारा का सारा खेल इस चीज का है। अब मान लो हम कह रहे हैं कि सारे जो लंबे बच्चे हैं, टोल बच्चे हैं, उनका सेट बनाना है। टोल कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है ना। मान लो एक 3 फीट का आदमी है, ठीक है, 3 फीट के बच्चे के लिए तो 5 फीट वाला बहुत लंबा हो गया। लेकिन अगर एक 6 फीट का बच्चा है, उसके लिए 5 फीट का बच्चा बहुत छोटा है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि मेरी टोल की डेफिनेशन क्या है। अगर तुम किसी और से पूछोगे तो वो टोल के बारे में अलग चीज बताएगा। किसी के लिए 6 फीट का आदमी बहुत लंबा है, लेकिन अगर अंडरटेकर से पूछोगे तो उसके लिए तो बहुत छोटा हो गया। भिक्षु से पूछोगे तो टोल क्या हुआ, सब्जेक्टिव हुआ। सब्जेक्टिव का मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अब मान लो मैं हूं, मान लो मैं ही तुम्हारी क्लास में बच्चे पढ़ने वाला बच्चा हूं। अब मेरे बारे में अगर तुम अलग अलग आदमी से पूछोगे तो कोई कहेगा कि मैं टोल हूं, कोई कहेगा नहीं हूं। तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इस वजह से सेट नहीं होगा। अगर यही बात मैं ये बोल देता कि मान लो मुझे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी हाइट 5 फीट से ऊपर है या 5.6 फीट से ऊपर है, तो अब वेल डिफाइंड हो गया। कोई या तो 5 फीट के ऊपर होगा या नहीं होगा। तो पक्का तय है कि या तो ये बच्चा आएगा या नहीं आएगा। वो हुआ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब दुनिया का हर इंसान यही बोलेगा। अगर कोई बच्चा 5 फीट से ऊपर है तो हर इंसान यही बोलेगा कि वो 5 फीट से ऊपर है। अलग अलग आदमी से पूछने पर जवाब चेंज नहीं होगा, तब वो जाकर सेट होता। अब सेट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके का मैं सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं। वेल डिफाइंड होना जरूरी है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ all the deadliest animals in the world। दुनिया में जितने भी खूंखार भयानक जानवर हैं, उनका कलेक्शन बताओ, सेट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सही चीज तो समझ गए सर। फर्स्ट एग्जांपल दोबारा बता दो, सेट क्यों नहीं है सर, नेटवर्क चला गया था। रमन बच्चे लेक्चर दोबारा देखना, या जो बाकी एग्जांपल करवाऊंगा उनसे समझने की कोशिश कर। वो तुम्हारी दिक्कत समझ जाता हूँ, लेकिन मैं भाई वो बात है। बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिए, लगभग सभी नहीं। ये सेट नहीं होगा। कारण नहीं होने का, अब वही बात है, खतरनाक जानवर का क्या मतलब है। कुछ तो शेर को भी पाल लेते हैं और किसी को कुत्ते से भी डर लगता है। तो इसका मतलब डेडलिएस्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। सब्जेक्टिव काम हुआ। हर आदमी से पूछोगे तो उसके हिसाब से लिस्ट अलग अलग बनेगी। इसका मतलब नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि। अच्छा, अब मान लो मैं तुमसे ये पूछ लूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्लास हमें बता रखी है कौन सी क्लास है, वो तुम्हें टेंशन नहीं ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास who got more than 80% marks in 9th class। मुझे उन बच्चों का कलेक्शन बनाना है जिनको 9th क्लास में 80% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। ये सेट है या नहीं है? बिल्कुल सही, ये सेट होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि किसको 90 80 से ऊपर मिले हैं, किसको नहीं मिले। उसमें कोई दो राहें नहीं है। ये नहीं है कि तुम इस आदमी से पूछोगे, वो तो कहेगा कि 80% से ऊपर मिले हैं, वो कहेगा 80% से ऊपर नहीं मिले। जो है वो है, वेल डिफाइंड है ये। तो इसका मतलब ये सेट होगा। जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं वो सेट है। अगर तुम इंग्लिश में लिखना चाहो तो इट इज नॉट अ सेट, इट इज अ सेट लिख लेना। चलो एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो, द कलेक्शन ऑफ
all the bright students in a class. एक क्लास में जितने भी होशियार बच्चे हैं उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कारण, ना होने का कारण, ब्राइट की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अगर तुम किसी से पूछोगे तो 80% वाला बहुत तेज है, अगर किसी से पूछोगे तो 90% वाले के भी कम है मार्क्स। चलो लास्ट लिखो, बस समझाना पर्पस था, बाकी तो तुम कर लोगे। द कलेक्शन ऑफ all the natural numbers greater than 50, 50 से ऊपर जितने भी नेचुरल नंबर है सबका कलेक्शन सेट है या नहीं है? क्लास के सबसे डल बच्चों को छोड़कर सारे सेट में इंक्लूड नहीं हो सकते। नहीं, डल की भी तो डेफिनेशन बदल जाएगी ना। अब किसी के लिए हो सकता है 60% वाला बच्चा डल हो, किसी के लिए हो सकता है 90% वाला बच्चा भी डल हो, वो सब्जेक्टिव हो गया ना वो काम। तो हाँ, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, वो जवाब नहीं देना अपने को चाहिए है या नहीं है। तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमें पता हुआ कि कौन सा नंबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं तुमसे पूछूं कि 51 इसमें आएगा, तो पूरी जनता का जवाब होगा 51 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो नेचुरल नंबर है और 50 से बड़ा नंबर है। अगर मैं तुमसे बोलूं 79.6 आएगा, तो तुम बोलोगे नहीं आएगा, क्योंकि 79.6 50 से बड़ा तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। कोई तुमसे पूछ ले 3 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर है लेकिन 50 से बड़ा नहीं है। तो ये तय है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो सेट जो है वो वेल डिफाइंड है, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड हो तो वो सेट बनेगा। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि कौन सेट है और कौन नहीं है। जल्दी से इस चीज को नोट करो अगर नहीं किया तो, और फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करने के लिए 2-3 मिनट लो बस। कर लिया सबने नोट? साथ साथ ही कर लेते हैं तो। पर 50 के बाद तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। देवी का कोई बात नहीं, हमने ये कब कहा कि सेट में 4 या 10 या 20 नंबर आएंगे? अभी बाद में पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट भी होते हैं। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर भी आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड। मेन मुद्दा इस बात का है। लास्ट वाले को कैसे लिखेंगे वो सिमरन करते हैं बात, बच्चे सेट को कैसे लिखेंगे वो अभी तो चालू है ना, अभी तो देख रहे हैं कि कौन सेट है कौन नहीं है। हाँ, जहां पर आर्ग्यूमेंट आ जाए वहां पर सेट नहीं होगा। या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख लिया करो। सब्जेक्टिव का मतलब पर्सन टू पर्सन अगर डेफिनेशन चेंज होगी तो इसका मतलब सेट नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव है यानी पूरी दुनिया एक ही चीज पर सहमत होगी तो सेट है। वेल डिफाइंड है या नहीं है, बस ये मेन मुद्दा है। जल्दी से नोट करो, फिर कुछ स्टैंडर्ड सेट्स पढ़ते हैं। सर सिर्फ नेचुरल सेट नंबर लिखा हो तो तब भी निशान। नेचुरल नंबर में भी हमें पता है ना कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन -1 -2 -3 नहीं आएगा। जहां पर वेल डिफाइंड हो वो सेट है। चलो नोट हो गया होगा सबका। इसके बाद लिखो सम स्टैंडर्ड सेट्स। स्टैंडर्ड कह लो, स्पेशल कह लो, कुछ मर्जी कह लो। कुछ हमारे पास स्पेशल स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनको हम बार बार यूज करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर। वो हमें पता होनी चाहिए, उनके कुछ नाम हैं, वो पढ़ेंगे। सर इस कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर सिस्टम इज अ सेट। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा टाइम दो तो मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वही स्पेसिफिक सेट्स की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है एन।
दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ सेट हैं जिनके कुछ स्पेशल सेट्स हैं जो बार बार यूज होते रहते हैं, ये तुम्हें याद रखने होंगे। जैसे कैपिटल एन है, कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। ये तुम बचपन से पढ़ते आए हो। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब सारे के सारे तो लिख नहीं सकते ना, तो सारे नहीं लिख सकते, तो डॉट 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 लगा दो, वो हम समझ गए, और इसको बंद कर दो करली ब्रैकेट्स। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो अगर आज के बाद कभी भी तुम्हें ये लिखा हुआ दिख जाए, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि x एक नंबर है जो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है। मतलब x खुद क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ये चीज तुम्हें 2 साल में तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार देखने को मिलेगी। अगर x बिलोंग्स टू n लिखा हुआ है तो इसका साफ साफ मतलब क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, बस इतना मतलब है। n के बाद बारी आती है w की। w का मतलब क्या है? इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं उनका सेट कहलाता है W। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। ऑब्वियसली लिख तो सकते नहीं, तो डॉट 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 लगा दो। ये हुआ W। W के बाद बारी आती है Z की। Z का मतलब क्या है? Z का मतलब है द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनका सेट। अब इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 0 होते हैं, +1 भी होता है, -1 भी होता है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं Z। तो आज के बाद अगर कभी भी लिखा आ जाए कि y बिलोंग्स टू Z, इसका मतलब क्या है कि y एक इंटीजर नंबर है। अच्छा, Z को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल और यूज करते हैं, वो है I। इसके लिए 2 सिंबल यूज होते हैं, या तो I या Z। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, एक ही बात है। याद हमें दोनों होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है Z प्लस की। Z प्लस का मतलब क्या होगा? अब देखो, Z का मतलब क्या है? Z का मतलब इंटीजर है, ऊपर प्लस लगा दिया तो मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये होता है द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर ही हो गया, क्योंकि 0 पॉजिटिव होता नहीं, वो तो भाड़ में गया। -1 -2 -3 ये भी पॉजिटिव नहीं होंगे, तो पॉजिटिव होगा कौन? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर बोलना और नेचुरल नंबर बोलना एक ही बात है। तो 2 सिंबल आ गए उसके। Z प्लस लिखा है तो I प्लस भी लिख सकते हो, मैं बार बार लिख नहीं रहा, वो समझ जाओ। जैसे Z और I एक ही बात है, वैसे ही Z प्लस और I प्लस एक ही बात होगी। ठीक है, वो लिखना चाहो तो लिख लेना। Z प्लस के बाद बारी आती है Z माइनस की। Z माइनस का मतलब क्या होगा? Z का मतलब इंटीजर, और ऊपर जो माइनस लगा हुआ है उसका मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो ये बनेगा द सेट ऑफ ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा एंड सो ऑन। ये होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। फिर बारी आती है Z नोट की। Z नोट का मतलब क्या है? Z तो है ही, Z का मतलब क्या है? इंटीजर। ये जो नीचे नोट लगा दिया, इसका मतलब है सारे इंटीजर चाहिए, 0 नहीं चाहिए मुझे। तो इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। इसका नाम रखा हुआ है, क्यों रखा अब ये नाम, उसका कोई लॉजिक नहीं है। द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। मतलब 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी आ सकता है। तो कौन कौन से इंटीजर थे? अब देखो, ऊपर प्लस माइनस नहीं लगा हुआ ना, प्लस माइनस नहीं लगा हुआ मतलब सारे इंटीजर चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो 0 को हटा दिया, कौन कौन बचा? ये बचा +-1 +-2 +-3
एंड सो ऑन। अच्छा, इंटीजर्स का काम निपट गया। अब बारी आती है क्यू की। क्यू का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स। ये याद होगा ना, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते थे? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। p और q इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। वो चीजें याद होंगी, बहुत बार पढ़ चुके हो बचपन में। जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आज के बाद कभी भी अगर हमें लिखा हुआ दिख जाए कि x बिलोंग्स टू q है, तो q का मतलब है रैशनल नंबर। x जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सिंबल क्या है? अगला स्टैंडर्ड सेट के q डैश या QC। एक मिनट रुको, इसमें लिखो द सेट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। जैसे √2 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, पाई, ई, ये सभी के इरेशनल नंबर्स। इसके बाद क्या लिखोगे? आर। आर का मतलब द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। दुनिया में जितने भी नंबर हैं रियल नंबर्स, उन सबको एक जगह रख दो। अब इस रियल नंबर में रैशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे आ गए। जो भी नंबर तुम सोच सकते हो वो क्या है? रियल नंबर। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर का मतलब मैंने एक और क्या बताया था? आर को तुम इंटरवल में भी लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अभी इंटरवल और सेट को रिलेट करने की कोशिश मत करना, जब समय आएगा मैं बता दूंगा। फिलहाल इतना याद करो, आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स, और उसको मैंने लिखवाया था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। पहले जल्दी से इतना नोट करो, होपफुली डाउट तो इसमें कुछ नहीं होगा। नहीं, इंफिनिटी नेचुरल नंबर नहीं है, इंफिनिटी कुछ भी नहीं है। इंफिनिटी ना तो रैशनल है, ना इरेशनल है, ना नेचुरल है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, कुछ भी नहीं है। ईशा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो कुछ भी नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सर क्यू को नंबर से कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? मतलब डाउट की तरफ। जिनमें प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस बता दूंगा, अभी रुक बच्चे। क्यूसी, क्यूसी को क्या कहते हैं? इसको क्यूसी का मतलब होता है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता है। वो आगे जाकर पढ़ेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नाम की चीज होती है। मतलब जो क्यू में आ रहे हैं वो रैशनल नंबर है, जो क्यू में नहीं आ रहे वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसे दो सेट्स को कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, तो वो बाद में बात करेंगे। और क्यूसी मतलब इरेशनल नंबर्स, जो रैशनल नहीं है, व्हाट वी कॉल द सेट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के लिए कुछ खास नाम नहीं है, वो रैशनल में इंक्लूड कर लेते हैं उसको। ठाकुर नहीं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग जीरो नहीं लिख सकते जेड नॉट को, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में तो 1.7 भी आता है, लेकिन 1.7 जेड नोट में नहीं आएगा क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। हाँ वो लिखवाता हूँ, अभी दो और बचे हैं, आर नोट और सी और बचे, वो लिखवाता हूँ। सर माइनस 1.66 इंटीजर है, नहीं है ना बच्चे? माइनस डेसिमल में अगर कुछ नंबर आ रहे तो वो इंटीजर कैसे है? सर नेगेटिव क्यों होगा?
खुशी किसकी बात कर रही है, नेगेटिव क्यों होगा? हाँ प्रशांत, इरेशनल को r माइनस क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ इंफिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट ही लगेंगे, मैंने कहा था 2 साल तक ओपन ही है। नहीं ये डिवाइडेड नहीं है, या तो क्यू डैश सिंबल यूज करो या क्यूसी सिंबल यूज करो, दोनों में से एक सिंबल यूज करना है अपने को। वो मैंने बताया, अभी उस चीज में मत पढ़ो, कर्ली ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट वो बताऊंगा, बाद में बताऊंगा अभी। सर नेगेटिव रैशनल होंगे, हाँ लिख लो अगर लिखना चाहो तो, क्यू माइनस लिख दिया तो नेगेटिव रैशनल हो गए। रूट वाले नंबर ऐसा नहीं होता, रूट वाले नंबर इरेशनल में होंगे, √2 √7। सर इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल करवा दो, इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या करवा दो, √2 √7 √5 √11। क्यूसी के पीछे लिखा है क्यू डैश, या तो क्यू डैश यूज करो या क्यूसी यूज करो, जैसे ऊपर बताया था, या तो आई यूज करो या जेड यूज करो। हाँ कोई एक सेट दूसरा सेट भी हो सकता है, एक ही सेट के दो नाम भी हो सकते हैं। सर ऑल इंटीजर्स के सेट में +1 और -1 को अलग लिखेंगे या एक साथ? नहीं अलग ही है, वो बार बार ना लिखना पड़ता, मैंने अपना मतलब मेहनत बचाने के लिए वो लिख लिया, वैसे तो अलग अलग ही है, +1 और -1 वैसे एक साथ लिख दिए। केशव तेरा जवाब का मैं भाई आंसर, तेरे सवाल का आंसर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अगर तू मेरी बात नहीं मान सकता तो मैं तेरे डाउट ऑब्वियसली क्लियर नहीं करूंगा। अब तो एक बार गिन कर देख, तूने एक सेम मैसेज कितनी बार भेजा हुआ है, और मैंने जानबूझकर अवॉइड करा है, तेरे ऊपर वाला भी पढ़ लिया, नीचे वाला भी पढ़ लिया। जब तक तू अपनी हरकत नहीं सुधारेगा तब तक मैं डाउट नहीं बताऊंगा। जल्दी से नोट करो, फिर आगे 2 और बचे हैं उनको नोट करते हैं, अभी पूरे नहीं हुए, अभी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी है, आर नोट भी है और एक आध और है, अभी लिखो एक बार जल्दी से। आई का तो शायद इरेशनल है, मतलब आई का मतलब, नहीं आई का मतलब इंटीजर ही होता है, इरेशनल नहीं होता। व्हाट वी कॉल एज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, लिखा तो हुआ है आर, जिन नंबर्स के बारे में हम बात करें उनको आर बोलते हैं। मैथ्स की मॉड्यूल, यार तुम लोग, मैं छोड़ो, मैं कुछ गलत बोल दूंगा, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, छोड़ो। हर्षवत बोर्ड बच्चे क्लियर इसलिए नहीं आ रहा होगा, कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा तेरे एंड पर, एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख ले, ठीक है।
जब सही समय आएगा मॉड्यूल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, बुकलेट वगैरह। कहाँ लिखोगे? ऊपर वाले 2 नोट कर लिए होंगे, मैं ऊपर या अगले पेज पर लिख लूं। छोड़ो, आर तक हो गया अपना, आर हो गया। आर के बाद हम लिखेंगे आर नोट। आर नोट का मतलब क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ all the real numbers except 0। मतलब 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा सब आ सकता है। जैसे यहां पर हमने क्या कहा था, z नोट का मतलब सभी इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा। वैसे यहां पर हम कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर्स सिवाय 0 के। और फाइनली हमारे पास आता है c। c का मतलब है द कलेक्शन ऑफ all the complex numbers, the collection of all the complex numbers। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, वो आयोटा वगैरह के कुछ पंगे हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा एक चैप्टर है, तो अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस लिख लो सी क्या है, इसके बारे में मैं ना तो कोई डाउट बताऊंगा ना भी मैं बात करूंगा। ठीक है, होता क्या क्या नहीं होता, ये था। अब कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं प्राइम कंपोजिट वगैरह, उनके बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं सेट्स, फिर उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें देख लो, कोप्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना आए। ठीक है, लिख लो जल्दी से प्राइम नंबर्स। देखो सेट्स को डिफाइन करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड्स, ऊपर डेफिनेशन देखना, स्टैंडर्ड सेट्स लिखी हुई है कि जो नॉर्मली यूज होते हैं, जो अपने 11th 12th में यूज होंगे। बनाने को हम और भी बहुत सारे बना सकते हैं कि प्राइम नंबर वाले को पी से रिप्रेजेंट करना चालू कर दे, या फिर जो भी रूट में नंबर आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना चालू कर, तो वो चीज नहीं कर रहे हमने। ऐसे तो दुनिया जहान के सेट्स बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का अलग बना दो, उसका अलग बना दो, इसका अलग, लेकिन हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो हमारे काम के हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से डेफिनेशन लिखो, वैसे सबको पता ही होगा। द नेचुरल नंबर्स which are divisible by only one and itself, the natural number which is, लिख लो, the natural number which is divisible by one, only one in itself is called a prime number। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड होगा उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें लिखो अ प्राइम नंबर हैज ओनली टू डिवाइजर्स। एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे, 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, एक वन से एक अपने आप से। एग्जांपल लिखो इस चीज का। फॉर एग्जांपल शुरुआत होती है 2 से, 3 से, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड सो ऑन। ठीक है, 100 से पहले 25 प्राइम नंबर आ जाते हैं अपने पास टोटल। फिर लिखो कंपोजिट नंबर्स। A natural number which has more than 2 divisors is called a composite number। एक ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज्यादा डिवाइजर होंगे वो कंपोजिट होगा। बेसिकली जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है, कहने का तात्पर्य इतना है। अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, जैसे 6 है या 10 है, मतलब 6 जो है 1 और 6 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 और 3 से भी डिवाइड होगा।
तो अगर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे 15 हो गया, और भी बहुत सारे नंबर हैं। इसके बाद बात आती है को प्राइम की, कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। वैसे ये सब कुछ 9th-10th में पढ़कर आ रखे हो या उससे भी पहले, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो आज बता रहा हूं, इसके बाद ये चीजें याद होनी चाहिए। ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसके बाद अगर को प्राइम कहीं पर भी यूज होगा तो मैं दोबारा सारी कहानी दोबारा बताऊंगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा थोड़ा फिर भी फर्ज बनता है, लेकिन ये नहीं 6 महीने बाद अगर मैं को प्राइम की बात बोल रहा हूं तो तुम कह रहे हो कि को प्राइम क्या होता है, फिर से बता दो। एक बार जो लिखवा दिया नोट्स में वो याद होना चाहिए अपने को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम if they have no common factor या divisor except one, that is their HCF is equal to 1। तो मतलब इसमें क्या है, नाम में इसके भले ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसके नाम में भले ही प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्राइम तो एक नंबर होगा, कंपोजिट एक नंबर होगा। को प्राइम क्या होता है, दो नंबर का एक पेयर होता है। एक पेयर के बारे में बात करते हैं, दो नंबर के आपस में बात करते हैं। जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि 6 को प्राइम है या नहीं है, सवाल ही गलत है। ये अकेले नंबर के बारे में हम बात करते ही नहीं, को प्राइम के लिए दो नंबर्स के बारे में बात की जाती है। तो अगर दो नंबर ऐसे हैं, देखो 1 तो सबको डिवाइड करेगा, वो तो है। अगर 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो इन दोनों को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 6 एंड क्या एग्जांपल होगे, 5, या 5 भी छोड़ो, मैंने ले लिया 35। अब देखो, ना तो 6 प्राइम नंबर है, ना ही 35 प्राइम नंबर है। दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, लेकिन को प्राइम है दोनों। ऐसा 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। सोच के देखो एक बार, ऐसा कोई नंबर है जो 6 और 35 दोनों को डिवाइड करता हो? नहीं है। इसका मतलब को प्राइम। तो नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है को प्राइम होने के लिए। प्राइम से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। जैसे मान लो अब ये आ गया 3 एंड 10। अब 3 इसमें प्राइम नंबर है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दो? नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। तो दो नंबर को आपस में बोला जाता है। अगर कोई बोल दे कि 10 को प्राइम है नहीं है, तो सवाल ही गलत है, मतलब ही नहीं है सवाल का। और आखिरी चीज, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? द कलेक्शन ऑफ, नहीं सॉरी, द पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब इसमें प्राइम नंबर होना जरूरी है। द पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो। जैसे चेक करो, 3 और 5 है। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है ना। 5 माइनस 3 2 होता है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जांपल लिख लो इस चीज का। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है। यहां प्राइम नंबर होना जरूरी है। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। या फिर 5 एंड 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। या 11 एंड 13, इस तरीके से। अगर लिखना चाहो तो दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लो। वन इज नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। वन ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है।
सॉरी, 2 is the only prime number, only even prime number. 2 इकलौता प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सभी के सभी ओड आएंगे। जल्दी से नोट कर लो, इनके बीच में डिफरेंस 1 का है। बच्चे डिफरेंस ये नहीं देखते कि बीच में नंबर कितने आ रहे हैं। 5 माइनस 3 2 है, तो डिफरेंस 2 का है। ठीक है, वो वाला काम करते हैं। जल्दी से नोट करो, आज के लिए इतना ही है। कल की क्लास लगाने से पहले नोट सारे के सारे रिवाइज करोगे, ठीक है, और तभी क्लास अटेंड करोगे। डीपीपी बच्चों जब क्लास का सही समय आएगा, जब टॉपिक खोज, आज वाले में क्या डीपीपी दूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके ऊपर 4 ऑप्शन है। जब सही समय आएगा मैं अपने आप दूंगा, वो चीज तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। वैभव किस चीज के लिए सॉरी बोल रहा है भाई तू? पहले मुझे चैट पढ़ने तो क्या लिख रखा है तुम लोगों ने चैट में। सो जैसे 2 1/2 into 4 है। नहीं टीशा, उसकी बात नहीं करते। जब डिवाइजर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर से डिवाइड देखते हैं, ये नहीं देखते यूं तो फिर हर नंबर से डिवाइड हो रहा है। ऐसे तो 1 भी 3/7 से 1/7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो नहीं देखते अपने, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हर्षवर्ध बोल के गए, सर मैं लीव कर रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, कुछ लिखवाना ना। शाबाश, मैं अपने तेरे हिसाब से जीवन चलाऊंगा मैं आज के बाद। सर क्यू के ऊपर सी का मतलब बता दो। यार वही दिक्कत है ना, देखो ये भी बात, इसी चीज से तो फ्रस्ट्रेशन आती है। अब मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है एक बच्चे को बोलते हुए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाद में बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा फिर पूछ रहा है, वो नहीं यार, एक सुना करो एक बात को। सी का मतलब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठाकुर ये तूने क्या लिख रखा है भाई? 12 14 2 एंड 3, या किसी सवाल का जवाब दे रहा है जो मैंने पूछे थे? हाँ खुशी, 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। सर वन क्वेश्चन है, हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की टेबल ही क्यों चेक करते हैं? क्योंकि टीचर डिफाइन उस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर हमने डेफिनेशन ब्रॉड कर दी, अगर मैं 1/7 2/7 से भी डिवाइड करने लग गया, फिर तो नेचुरल प्राइम इन सब का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जो फ्रैक्शंस आई वो बाद में आई, जब नंबर डेवलप होते हैं तब शुरू में बात लोग इस तरीके से गिनते थे। 10 में हम क्यों गिनते हैं? 10 में हम अच्छा नंबर मानते हैं ना, 10 उंगलियां, हमेशा ये बात बोली जाती है, लोग गिनते ही इस तरीके से थे, 1 2 3 4 5 6। तो वो 1.5 1.2 की बातें बाद में आनी चालू हुई। तो प्राइम नंबर वगैरह वो नेचुरल नंबर्स में ही डिफाइन करते हैं, नहीं तो वो डेफिनेशन ही काम की नहीं बचेंगी। और ये डेफिनेशन ऐसा नहीं है ना कि कहीं से टपकी है, हमें एक स्पेसिफिक टाइप के नंबर्स के बारे में काम करना था, तो हमने कह दिया आज के बाद उनको प्राइम नंबर बोलेंगे। अब 1 है, 1 को ना तो प्राइम बोलते ना कंपोजिट बोलते, किसने डिसाइड करा? हमने डिसाइड करा। अब 1 को प्राइम नंबर में भी डाल सकते थे, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता और किसी से डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम प्राइम नंबर में 1 को नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हमने नहीं डाला उसको। तो वो हमारे ऊपर है कि जिस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करना चाहते हैं उस तरीके से डिफाइन करके उनको एक वैल्यू, उनको एक नाम दे दिया जाता है। 1 के ऊपर ये नहीं है ना कि 1 के ऊपर कुछ पाप लगा हुआ है कि उसको प्राइम में नहीं कंसीडर करना, या उसको कंपोजिट में भी नहीं कंसीडर करना, हमने बाहर करा है उसे। हमसे मेरा मतलब है जो हमसे पहले मैथमेटिशियंस आए हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है डिफाइन चीजें कैसे करी जाए। सर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम। नहीं केशव, 2 और 4 है, या 6 और 8 है। 6 और 8 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब को-प्राइम नहीं है। कंसेक्यूटिव, अच्छा कंसेक्यूटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मैं गलत समझ गया, कंसेक्यूटिव बोला तूने। कंसेक्यूटिव, हाँ, एक मिनट रुक। 1 और 2 की बात करें तो वो भाड़ में गया, 2 और 3 भी भाड़ में गया। हाँ सही कह रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को-प्राइम होंगे, लेकिन को-प्राइम नंबर्स हमेशा कंसेक्यूटिव हो ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कुछ डिफरेंस 1 का है बच्चे, वो डाउट मैंने तेरे बता दिया। इज देयर एनी सेट फॉर द यूनियन ऑफ आर एंड सी? एक्चुअली रिजल्ट सी में ही आर होता है,
जब हम सी लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा मैंने साफ कर दिया, तो सी में आर छुपा हुआ है। एनी टू प्राइम नंबर इज को प्राइम, हिमांक बिल्कुल सही है। नोट मीन जीरो, हरसिमरन हाँ एक तरह से कह सकते हैं। डिफरेंस 2 का है एंड HCF 1 ये नहीं बोल सकते क्वीन प्राइम नंबर को। नहीं हर्ष, क्यों बोल, जो डेफिनेशन है वही बोलेंगे ना। अब ऐसे तो बोल दे उनको नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते बच्चे, जो डेफिनेशन है वही तो बोलेंगे। उनका प्राइम नंबर होना जरूरी है। हाँ ठाकुर क्लास खत्म होगी, जिसको क्लास छोड़ के जाना हो जा सकते हैं। रचित 6 + 25 + 66 + 89 क्या मतलब है इसका भाई, क्या समझो इसका, क्या लिखना चाह रहे हैं सर? जो स्टैंडर्ड सेट में क्यू के ऊपर सी लिखा हुआ है बता दिया भाई मैंने। हाँ जिसका हो गया नोट लीव करते जाओ, जिसके डाउट बचे हुए मैं वो देख रहा हूँ। सर आर 6,6 को प्राइम नहीं, आदित्य को प्राइम कैसे हो जाएंगे 606? 606 का HCF तो 6 आएगा ना। और मैंने क्या कहा, उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। सर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। केशव तू फिर भाई, रिजल्ट तूने भी अपने डाउट रिपीट कर रखे हैं। आदित्य फिर वही 606 को प्राइम। हाँ खुशी 2,3 को प्राइम है। हाँ मेगा कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। हाँ हमें कैटेगरीज डिवाइड करनी थी चिन्ह में, बिल्कुल सही। आदित्य बच्चे तेरे बचपन में चोट वगैरह लगी थी क्या? बचपन में सिर के बल गिरा हो तो कुछ घर वालों ने गिरा दिया हो सिर के बल, कुछ हादसा हुआ हो तेरे साथ? क्योंकि बात तो तेरे एक बार में समझ में आनी थी। अगर हम मंद बुद्धि हैं तो बताओ, अगर मंद बुद्धि है तो तू अच्छा मतलब सी सारे नंबर्स इंक्लूड करता है। हाँ नमन बिल्कुल, सी में रियल नंबर भी आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है रियल वाले भी और इमेजिनरी वाले भी, कॉम्प्लेक्स में सब आता है। हाँ वैभव कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन वो मॉड्यूल जब मिलेगी तो मैं अपने आप बता दूंगा तुम्हें। खुशी फिर वही डाउट पूछ रखे हैं आदित्य, फिर वही 2 बार पूछ रखे हैं। एवरी टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज क्वीन प्राइम नहीं सही। जैसे 31 और 37 है, दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है, इसका मतलब ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बात कहना गलत होगा कि दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम ही होंगे। ठीक है। और शायद आदित्य प्रताप गुरुकुल अलग है भाई, तू पर्सनली मत लीजिए, तुझे नहीं बोला मैंने, कहीं तू बुरा मान रहा है फालतू में। नोट हो गया जिसका वो जाओ, आज के लिए इतना ही था, बस हो गया। नोट्स पढ़कर आना, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने। और डीपीपी मॉड्यूल की टेंशन मत लो, वो मैं बता दूंगा, दे दूंगा जब मुझे लगेगा तुम कर सकते हो, उतना टॉपिक कवर हो गया। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, किसी का नोट करना बचा हुआ है तो जल्दी से बोल दो, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग। स्क्रीन मिनिमाइज, शिवम मिनिमाइज करके क्या हो जाएगा? बच्चे लिख ले, ऐसे ही लिख ले, उसमें क्या है? नोट ही करना, उससे मिनिमाइज करने से तुझे क्या फायदा होगा? ये ले ले, मिनिमाइज कर दो, फायदा क्या हुआ तेरे से? और मेरी राइटिंग छोटी है, तुझे दिखना भी कम हो गया होगा कि लिखा क्या होगा। आर नोट वाला पॉइंट रह गया था। अच्छा आर नोट का मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और नीचे लिखा हुआ है सी द कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लिख ले जल्दी लिख, सॉरी। हो गया ना सबका? मीटिंग बंद कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अभी जल्दी जल्दी लिख के भेज दो, अगर किसी का रह गया नोट करना तो बाद में मत कहना कि नोट्स रह गए। चलो बाय।